कर्नाटक में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कई सारी पार्टियां हैं, प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? कर्नाटक बीजेपी के लिए आसान नहीं दिखाई पड़ता। एंटी इनकम्बेंसी, आपसी खींचतान, इस सब के बीच में कांग्रेस का कर्नाटक में बाकी राज्यों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होना, ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। लेकिन इन कारणों के साथ साथ एक और ख़ास बात है। कर्नाटक में बीजेपी के लिए चुनौतियां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारी हैं। इनमें चार तो बहुत प्रमुख हैं। इन चुनौतियों से पार पाना बीजेपी के लिए इसीलिए भी मुश्किल दिखाई पड़ता है क्योंकि बीजेपी तमाम ताकत झोंकने के बावजूद कर्नाटक में इस वक्त एक संघर्ष की स्थिति में दिखाई देती है। पहले भी बीजेपी जब सत्ता में आई है तब पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आई थी। जेडीएस और कांग्रेस यहाँ पर अपना वोट बैंक रखते हैं, उनके कार्यकर्ता खासे एक्टिव दिखाई देते हैं। आपने रिस्पांस देखा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक में कैसा रिस्पांस राहुल गांधी को मिला था, और ये वजह है जिसकी वजह से कर्नाटक में कांग्रेस खासी उत्साहित दिखाई दे रही है। आपसी खींचतान किस पार्टी में नहीं होती है? इसके बावजूद कांग्रेस क्योंकि अभी विपक्ष में है और अभी चुनाव लड़ना है, तो कांग्रेस के सामने सवाल बाद में आएगा कि किसको मुख्यमंत्री बनना है, किसको नहीं बनना है। मुकाबला कितना क्लोज होता है या फिर जीत का गैप कितना बड़ा होता है, इससे यह निर्धारित होगा कि कोई भी पार्टी अपने मुख्यमंत्री को किस दम के साथ बना सकती है। बीजेपी इस बात को जानती है कि कर्नाटक दक्षिण में उनकी राजनीति की एंट्री का दरवाजा है, और जब से कर्नाटक में जीत मिली है ये बीजेपी के लिए काफी उत्साहित करने वाली बात रही है। लेकिन क्योंकि देश में एक अलग किस्म का माहौल बना हुआ है, राहुल गांधी की सांसदी जाने का मसला जो है वो बहुत ताज़ा है। इसको कांग्रेस ने हर मोर्चे पर उठाया है। कांग्रेस इसको कर्नाटक चुनाव में भी भुनाना चाहती है। अदानी का मुद्दा उठाया गया। अभी आप देख रहे हैं कि और भी तमाम मुद्दे जो हैं वो केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस उठाती दिखाई दे रही है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि कर्नाटक में मुकाबला बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। इसकी वजह क्या है और वो कौन से बड़े मुद्दे हैं, ये मैं आपको इस रिपोर्ट में ज़रा विस्तार से बताता हूँ। आप देख रहे हैं कि प्रत्याशी जो हैं उनके चयन, उनके निर्धारण, इसके लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, किस तरह की कवायद चल रही है। इसके साथ साथ कुछ और मामले ऐसे भी हैं जिसमें बीजेपी एक मुश्किल में दिखाई दे रही है। ये मामले उम्मीदवारों की लिस्ट के नहीं हैं, बल्कि उम्मीदवारों की सूची आने के बाद का भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है जो बीजेपी को जिससे निपटना है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के कुछ ऐसे विवादों की, चार खास विवादों की बात कर लेते हैं जिनका कर्नाटक के साथ साथ बाकी प्रदेशों या नीतियों या नेताओं से नाता है। बीजेपी ने अगर इन मामलों को नहीं सुलझाया तो ये आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए गले की फांस बन सकते हैं। एक एक करके इन चार मुद्दों के बारे में जानते हैं और बात कर लेते हैं कर्नाटक के ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इनमें सबसे पहले क्या आता है? कर्नाटक और महाराष्ट्र का सीमा विवाद। कर्नाटक में महाराष्ट्र की सीमा से लगे इलाकों में कई गांव ऐसे हैं जहां के लोग कन्नड़ नहीं बल्कि मराठी बोलते हैं। आपको याद होगा अभी हाल में शिंदे और बसवराज बोम्मई किस तरह से आमने सामने आ गए थे। फिर शीर्ष नेतृत्व की तरह से इंटरफेयर किया गया और कहा गया कि भाई इससे गलत मैसेज जा रहा है। कुल मिलाकर यह मुद्दा कितनी बड़ी परेशानी का सबब है बीजेपी के लिए समझा जा सकता है। खासतौर पर कर्नाटक के बेलगामी, उत्तर कन्नड़ा, बीदर और गुलबर्गा जिलों के 814 गांवों में यह हाल है कि वहां के लोग राज्य की सीमा से संतुष्ट नहीं हैं। कर्नाटक के लोगों के लिए अपने राज्य के ये 814 गांव इतने संवेदनशील हैं या इतना संवेदनशील ये मामला है कि कई बार इन चार जिलों में पथराव से लेकर हिंसक प्रदर्शन तक हुए हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोग से शिवसेना की एकनाथ शिंदे की सरकार है, तो इस इलाके में रहने वाले लोगों का मानना है कि बीजेपी को महाराष्ट्र सरकार पर दबाव डालकर इस इलाके में अपना हक छोड़ देना चाहिए। अपनी जमीन कहकर इस इलाके पर दावा करने वाले महाराष्ट्र के लिए भी ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि फिर महाराष्ट्र की सियासत प्रभावित हो जाती है इससे। महाराष्ट्र और कर्नाटक में जमीन किसकी है, इस मामले पर बीजेपी के लिए कोई भी स्टैंड लेना आसान नहीं हो पा रहा है। अब बीजेपी को चुनाव के दौरान इन सवालों का फिर से सामना करना पड़ा तो जवाब देना आसान नहीं हो, क्योंकि दोनों जगह पर सरकारें इनकी और केंद्र में भी सरकार इनकी है। बीजेपी की सरकार केंद्र में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही है। फिर भी यह मामला नहीं सुलझ पा रहा है, तो इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। दूसरा मामला है हिंदी विवाद। पिछले साल हिंदी दिवस पर कर्नाटक सरकार ने कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया था और तब से ही कर्नाटक में हिंदी विवाद ने जोर पकड़ लिया। कर्नाटक की विपक्षी पार्टियों ने सरकारी कार्यक्रमों का विरोध किया और ये कहा कि बीजेपी राज्य में जबरदस्ती हिंदी को थोपने की कोशिश कर रही है, और ये हिंदी दिवस के कार्यक्रम उसी जबरदस्ती का हिस्सा है। इसके बाद एक ऑटो ड्राइवर का महिला सवारी से हिंदी बोलने को लेकर विवाद हुआ और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। दक्षिण की राजनीति में हिंदी का जो मसला है ये काफ़ी छाया रहता है और ये बहुत बड़ा मसला है। देखिए, ये यहाँ बैठकर बड़ा आश्चर्य होता है कि हिंदी को लेकर कोई विरोध हो सकता है, लेकिन दक्षिण के राज्यों में और ख़ासतौर पर कर्नाटक में इसको लेकर कई बार राजनीति गरमाई है।
अब इसके बाद बारी आ गई भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के एक आदेश की, जिसमें दुग्ध संघों को खाद्य पैकेट पर हिंदी में भी लिखने का आदेश दिया गया। इसके बाद तो ये मामला इतना गर्मा गया कि विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठा दिया और कह दिया कि बीजेपी जानबूझकर हिंदी को लागू करने के आदेश, सरकारी आदेश जारी कर रही है। तीसरा एक और बड़ा मुद्दा है, यही दूध के पैकेट का मुद्दा है, अमूल और नंदिनी की जंग। नंदिनी कर्नाटक का दुग्ध उत्पादों का ब्रांड है। इसे ऐसे समझिए जैसे मध्य प्रदेश के पास सांची है, उत्तर प्रदेश के पास पारस है, छत्तीसगढ़ के पास देवभोग है। हर राज्य में अपने अपने दुग्ध उत्पादों के ब्रांड होते हैं, कहीं उनसे लगाव होता है, कहीं कम होता है। स्थानीय पहचान भी होती है कि मध्य प्रदेश, अब आप सांची का दूध यहाँ पर या कई अन्य जगहों पर कोई ना जानता हो। जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली में मदर डेयरी बहुत मशहूर है, लेकिन इसके बावजूद आप जब मध्य प्रदेश में जाएंगे तो सांची का ब्रांड जो है वो आपको वहाँ पर दिखाई देगा, वहाँ मदर डेयरी कोई जानता नहीं दिखाई देगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश में पारस दूध बड़ा मशहूर है। और अगर पूरे देश में देखा जाए तो अमूल एक बड़ा ब्रांड है। अमूल कहाँ से है? गुजरात से है। कन्नड़ लोगों के लिए नंदिनी ऐसे ही एक ब्रांड है। लोगों को इसमें कन्नड़ संस्कृति की झलक दिखती है। जनवरी में एक रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कर्नाटक में नंदिनी और अमूल एक साथ मिलकर काम करेंगे। इसके बाद से चर्चा चलने लगी कि अमूल राज्य में आएगा और अमूल की ताकत के सामने कहीं नंदिनी ब्रांड खत्म ना हो जाए, यानी स्थानीय ब्रांड। अब चुनाव के वक्त इसे मुद्दा बना लिया गया है। साफ है कि गुजरात का ब्रांड होने के कारण अमूल की आलोचना करना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। वहीं कांग्रेस अमूल को गुजरात और केंद्रीय सरकार से जोड़कर या गुजरात से जोड़कर, और गुजरात से फिर सीधे गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को जोड़ा जाता है। नंदिनी के वर्चस्व की लड़ाई का रूप इसे कांग्रेस ने दे दिया। मुद्दा प्रभावी है, आपको देखने में छोटा मुद्दा लगेगा, लेकिन ये बड़ा गहरा इम्पैक्ट करता है क्योंकि ये स्थानीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। एक और बड़ा मुद्दा है, चौथा बड़ा मुद्दा जिसमें बीजेपी फंस गई है, चुनाव तक जवाब देना मुश्किल होगा, वो है आरक्षण का विवाद। मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर राज्य में ध्रुवीकरण कर वोट पाने की कोशिश में जुटी बीजेपी के आरक्षण की नीति से अब कई सारे वर्ग के लोग नाराज होते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में अनुसूचित जाति समुदाय के लिए आंतरिक आरक्षण के मुद्दे से नाराज एक संत ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के क्षेत्र में आत्महत्या तक करने की कोशिश की। कई लोगों का मानना है कि बीजेपी ने आरक्षण को चुनावी सफलता के लिए ये मुद्दा बनाया और इसी जल्दबाजी में पार्टी ने पूरी तैयारी नहीं की, जिससे वो ये आकलन नहीं लगा सके कि आखिर इस फैसले से कौन कौन नाराज हो सकता है। कर्नाटक में एक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति दिखाई दे रही है, वो वोटों के ध्रुवीकरण की है। मैंने आपको पहले भी कुछ रिपोर्ट्स में बताया है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर क्या कर्नाटक में चुनाव होगा, लेकिन कर्नाटक का मिजाज और उत्तर प्रदेश का मिजाज बहुत अलग दिखाई पड़ता है। बीजेपी ये दांव तो खेल रही है, दांव कितना सही बैठता है नहीं बैठता है तो चुनावी नतीजे बताएंगे, और निश्चित तौर पर बीजेपी के रणनीतिकारों ने इस पर पूरी रिसर्च की होगी, जमीन को समझा होगा, उसके बाद में इस तरह के मुद्दों को उठाया होगा। लेकिन ये चार ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष के पास बड़े मुद्दे। अब दूसरे पहलू को समझिए, यहाँ पर बीजेपी की चुनौतियां उतना बड़ा संकट नहीं होती हैं जितनी बड़ी उसकी ताकत बन जाती है विपक्ष का इन मुद्दों को ठीक तरीके से नहीं उठा पाना। अब महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कांग्रेस कितने पुरजोर तरीके से और कितने इफेक्टिव तरीके से कर्नाटक में इन मुद्दों को उठाती है, जनता के बीच में ले जाती है, और इन सब के बीच में राहुल गांधी की सांसदी जाने का मुद्दा हो, दक्षिण में राहुल की लोकप्रियता हो, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिला रिस्पॉन्स हो, इसको कितना एनकैश कर पाती है। डी शिव कुमार हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया है ज़मीन पर और अपेक्षाकृत युवा नेता दिखाई पड़ते हैं, एक चेहरे के तौर पर भी दिखाई दे रहे हैं। ये सारे वो पहलू हैं जो इस बात को बताते हैं कि कांग्रेस के पास में बड़ा मुफीद समय है। इस सब के बीच में एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि एक सरकार जो रहती है उसके प्रति लोगों के मन में बदलाव का एक भाव आ ही जाता है। और उत्तर प्रदेश की तरह ही यहाँ पर भी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा योगी आदित्यनाथ ने। क्या बसवराज बोम्मई यहाँ पर इतिहास रच पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लैंडस्लाइड विक्ट्री थी पहले जब बीजेपी की हुई थी, लहर थी, और इस बार सीटें ज़रूर कम हुई, लेकिन इसके बावजूद इतिहास बनाने में योगी आदित्यनाथ कामयाब हो गए। कर्नाटक में क्या बसवराज बोम्मई ये कर सकते हैं? क्योंकि पिछली बार भी उनको चुनाव में पूर्ण सफलता मिली थी, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बाद में फिर कई विधायक टूटकर साथ में आ गए थे और सरकार ऑपरेशन लोटस की यहाँ से शुरुआत कही जाती है कर्नाटक से। खैर, कर्नाटक में ये बीजेपी की चुनौतियां हैं। फिर भी देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो करिश्मा है, जो उनको लेकर लोगों की सोच है, या जिस तरीके से गुजरात में सफलता मिली वैसा कोई जादू क्या वो कर्नाटक में दिखा पाएंगे। और दूसरी बात है कि विपक्ष या खासतौर पर कांग्रेस और जेडीएस किस तरीके से इन स्थानीय मुद्दों को पुरजोर तरीके से जनता के बीच ले जाते हैं और जनता पर कितना इम्पैक्ट ये मुद्दे डालते हैं। इससे तय होगा कि कर्नाटक में क्या इस बार सरकार बदल पाएगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।